हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस लाइक IBPS AFO और बैंकिंग से रिलेटेड और अदर जितने भी लाइक आपके RRB SO एग्जाम हो गया, नाबार्ड एग्जाम हो गया, उसकी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम से पूछे भी गए हैं। लाइक आपका नाबार्ड एग्जाम जो हुआ था उसका प्री एग्जाम में इससे क्वेश्चन थे और इसके साथ साथ जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड जो आपके एग्जाम होते हैं JIB CIB, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है इस साल इन IBPS AFO मेंस के एग्ज़ाम में। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत फोकस दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री लेवल पर भी, आपका स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, सभी लेवल पर टॉपिक पे बहुत फोकस किया जा रहा है। टॉपिक है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये क्या है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो मैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि जो बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, आपकी कॉमर्शियल बैंक है या आपका RRB है या अदर कोई NBFC है या कोई अदर बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो यहाँ पे क्या इनको एक टारगेट दिया जाता है RBI के द्वारा। RBI की गाइडलाइन है कि आप लोग जितना लोन दे रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपको, कुछ सेक्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है कि इन सेक्टर को आपको ऑलमोस्ट 40% या 75% भी हो सकता है किसी केसेस में, 40% या 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये मैं आपको टर्म बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसका 40% सिंपल वैसा में समझ लो कि आप जितना लोन दे रहे हो उसका 40% आपको लोन दे रहा है इन सेक्टर को। लाइक आपका एग्रीकल्चर है, MSME है या आपका एजुकेशन है, हाउसिंग है, तो इन सेक्टर को देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देंगे तो आपको एज ए पेनाल्टी वो आपको देना पड़ेगा RBI को। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की क्या हिस्ट्री रही है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसका क्या टाइमलाइन है। सबसे पहले इसकी बात करी गई थी 1966 में। 1966 में आपके जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने इसके लेकर बात करी थी कि कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं मिल पाता है, उनको नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन लाइक आपका जो जमींदार है उनसे लोन लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा ब्याज पे, और उसके बाद वो कर्ज जाल में भी फंसते हैं और सुसाइड के केसेस आते हैं। तो मोरारजी देसाई जी ने इन सबको देखते हुए यहाँ पे ज़रूरत समझी कि जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर और जो स्मॉल इंडस्ट्री जिनको इग्नोर कर दिया जाता था, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाना, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 1972 में एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल, देखो मैं ये एक आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री रही थी। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। नेशनल क्रेडिट काउंसिल आपका जो बना था 1972 में, इस पे RBI ने प्रॉपर एक डेफिनेशन दी कि भाई आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में कौन कौन से सेक्टर आपके आएंगे, तो ये सब वहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया था। देन आपका 1974 में क्या हुआ कि जो कॉमर्शियल बैंक थे इनको टारगेट दिया गया RBI के द्वारा कि आपको अपना ANBC का 33.33%, अभी सिंपली ये समझ लीजिए ANBC आपको मान ले कि जो बैंक को लोन देना है 100% में से आपको 33.33% आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। देन उसके बाद ये इंक्रीज़ कर दिया गया, जो 33.33 था इसको इंक्रीज़ करके 40.4% कर दिया गया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ KS कृष्णस्वामी कमेटी। KS कृष्णस्वामी कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करके 40.4 कर दिया गया। ये तो एक हमने एक जनरल आइडिया लिया कि इसकी क्या हिस्ट्री रही थी। और यहाँ पे मैंने एक टर्म भी इंक्लूड किया आपकी ANBC। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ज़्यादा कॉमर्स की लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, सिंपली समझेंगे कि ANBC का मतलब क्या है। ANBC मीन्स आपका जितना भी आपने लोन क्रेडिट प्रोवाइड किया है इन इंडिया, जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने जो लोन प्रोवाइड कराया है, उसमें से जितने भी उनका जो माइनस होने वाली चीज़ें आपके लाइक बिल डिस्काउंटिंग जो होगी या अदर चीज़ें, उनको माइनस करके जो आपका आएगा वो होगा आपका नेट बैंक क्रेडिट। नेट बैंक क्रेडिट, इसमें आपको ऐड कर देना है इन्वेस्टमेंट, जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है इन नॉन SLR कैटेगरीज। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इसको प्लस नेट बैंक क्रेडिट जो उन्होंने लोन दिया है इसको ऐड करके आपका ANBC आएगा। तो ANBC का कुछ % यहाँ पे फिक्स कर दिया गया RBI के द्वारा।
तो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर का मास्टर सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो प्रिपेयर कर रखी है। तो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं कुछ जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अपना योगदान दे सकती हैं या जिनको लोन देना है। सबसे पहले हैं आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जिसमें आपके जो आरआरबी है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फॉरेन बैंक है, इनको हटा के जितने भी बैंक्स हैं आपके पीएसयूज़ है, पीएसबीज हैं, तो इनको 40% ऑफ एएनबीसी यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। फॉरेन बैंक को 40% देना पड़ेगा ऑफ एएनबीसी। आरआरबीज को, जो कि रूरल एरिया के लिए पर्टिकुलरली बनाए गए हैं, इनको 75% ऑफ एएनबीसी प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 75% क्राइटेरिया रखा गया है। हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर, तो उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं। एक है आपका एग्रीकल्चर, एमएसएमई आपका जो है एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये 8 कैटेगरीज़ हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं। एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई यानी कि आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन है या सब टारगेट है कि कितना उसको लोन देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी कॉमर्शियल बैंक्स है, लाइक आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, लाइक आपका एग्जांपल एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो इनको क्या करना है, 18% ऑफ एएनबीसी यहाँ पे एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन बैंक में ये एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए ये लोग एक्सक्लूड करते हैं। और आरआरबी के केस में इनको 80% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी 18% है। तो एग्रीकल्चर का आपको याद रखना है कि 18% आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों में आपको 18% का जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ेगा। अगला है आपका माइक्रो एंटरप्राइज में आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में 7.5% ऑफ एएनबीसी यहाँ पे अचीव करना पड़ेगा। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक तीनों में सेम है, बट ये फॉरेन बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, एक तो एग्रीकल्चर, एक हो गया माइक्रो एंटरप्राइज, यहाँ पे फॉरेन बैंक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है वीकर सेक्शन के लिए जो एडवांसेस दिए जाते हैं। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक ये एक फेज्ड मैनर में यहाँ पे टारगेट फिक्स किया रहता है। अभी जो चल रहा है इसका 12%, कि जितना भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट था टोटल 12% आपको उसमें से ये आपको देना पड़ेगा वीकर सेक्शन को। फॉरेन बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आरआरबीज के लिए 15% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 12%। तो ये फेज्ड मैनर में है, अभी ये 12% चल रहा है, हो सकता है ये बाद में 15% हो जाए। अब इसके बाद एक बैंक है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की वो सबसे अलग है। देखिए घबराइएगा नहीं, हम एक एक करके अभी जो आने वाली स्लाइड है उसमें हम सिंप्लीफाई करके एक एक चीज़ को बताएंगे। ठीक है, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड को, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर आपका 40% है इन केस ऑफ ये कमर्शियल बैंक, आरआरबी में और स्मॉल फाइनेंस में आपका 75%, देन एग्रीकल्चर का 18% और माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12%। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की हमने जो बात करी थी, तो इनका भी फेज्ड मैनर में यहाँ पे टारगेट है। जैसे अभी हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है 2023 to 24, तो करेंटली इसका टारगेट है 60%। अगले साल ये हो जाएगा 65, देन ऑनवर्ड्स 2025 to 26 ये हो जाएगा 75%। ठीक है, तो ये फेज मैनर में चल रहा है। और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इनको जो एग्रीकल्चर वाला टारगेट है वो उनके लिए नहीं है। इनका जो टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए है, जिसमें इनको 7.5% ऑफ एएनबीसी देना पड़ेगा। और वीकर सेक्शन वाला जो टारगेट है ये भी फेज्ड मैनर में है और मैक्सिमम इसका है 12% ऑफ एएनबीसी। ठीक है, तो ये हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखा, प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट हमने देख ली थी। अब जो ये हमने पीपीटी प्रिपेयर कर रखी है, ये है आपकी एक सर्कुलर है मास्टर डायरेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, आरबीआई का, और ये लास्ट अपडेट हुआ था जुलाई 27, 2023 को। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 2021 में भी बहुत बार इसको मॉडिफाई किया, फिर 2022 में, देन 2023 में इसको अपडेट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो प्रिपेयर कर रखी है। एंड दिस प्रोविजन ऑफ दिस डायरेक्शन शैल अप्लाई टू एवरी कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर देने का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, देन जो हमने कैटेगरी बताई थी कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, रूरल जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, उसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन है और सबका अलग अलग टारगेट है, या उनकी एक कैपिंग कर दी है कि भाई आपको ये जो फार्म क्रेडिट है इसको इतने करोड़ का ही लोन देना है, उससे ज़्यादा अगर देंगे तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। तो वो हम एक एक करके समझेंगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फार्म क्रेडिट लाइक आपका जो क्रॉप लोन है, केसीसी लोन, ट्रैक्टर लोन जो ट्रैक्टर की खरीद का लोन है, लाइव स्टॉक का लोन,
आपका डेयरी वाला लोन हो गया, परचेज ऑफ लैंड, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, लोन टू प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट, और जो इंडिविजुअल लोन एसएचजी को दिए जाते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, एफपीओस को दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट फार्मर्स को दिए जाते हैं, तो ये सब फार्म क्रेडिट्स में आएंगे। ठीक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से लोन आएंगे? एग्जांपल लाइक आपका गोडाउन का है, मार्केट यार्ड का है, सॉइल कंजर्वेशन का है, वाटर सेट डेवलपमेंट का है, या टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल, कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का, तो ये सब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आपके जो ACABC वाले लोन हैं, एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर्स, इसके साथ साथ जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कस्टम हायरिंग यूनिट या सेंटर्स, वो सारे लोन एंसिलरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के केस में इनका भी एक टारगेट है, जिनका जो लैंड क्राइटेरिया है 1 से बिलो अगर 1 हेक्टेयर है तो वो मार्जिनल्स होंगे, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में स्मॉल फार्मर्स। तो इनका भी एक अलग से कैटेगराइजेशन किया गया है, इनका भी अलग टारगेट है एग्रीकल्चर के अंदर। तो फार्म क्रेडिट जो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर देख लेते हैं कि इंडिविजुअल लोन, SHG, JLG, सोल प्रॉपर्टरशिप, जो फार्म FPOs हैं, तो इन सबको लोन दिया जाना है। कितना दिया जाना है? उसका एक कैपिंग है, उसकी लिमिट है कि भाई तुमको इतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उससे ज़्यादा दोगे तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जो क्रॉप लोन है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन है आपके एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, लाइक आपका मशीनरी है या डेयरी लोन है, ये हो गया। प्लस आपका प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो लोन है, इन सब का कैपिंग कितनी लगा रखी है? 2 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी, यानी कि 2 करोड़ तक के लोन में ही इसको प्राइवेट सेक्टर में माना जाएगा, उससे ऊपर का काउंट नहीं होगा। इसके अलावा फार्म क्रेडिट्स में जो डिस्ट्रेस फार्मर है, इनका भी प्रोविज़न है, इनको भी लोन जो देंगे वो भी प्राइवेट सेक्टर में आएगा। परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, खेती की गतिविधि के लिए, खेती के काम के लिए जो ज़मीन का खरीद है, वो वाले लोन भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके साथ साथ एक लोन होता है आपका हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट, जो आपका प्लेस देते हैं, हाइपोथिकेशन देते हैं, तो वाले लोन भी इसमें आ जाएंगे। लाइक आपका जो वेयर हाउस रिसीट जो आपको मिलता है सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से, उसके अगेंस्ट आपको एक लोन मिलता है फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, 1 साल के लिए जो लोन मिलता है, और इसकी लिमिट है 75 लाख, और ये एग्जाम्स में भी आता है, अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। ठीक है, उसके लिए तो लिमिट है 75 लाख। और आपका जो वेयर हाउस रिसीट है अदर देन NWR एंड ENWR, उसके लिए लिमिट है 50 लाख। तो इतने तक का आपको लोन मिल जाएगा। हाइपोथिकेशन किस किस केस में होता है? जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं, मूवेबल एसेट्स एज ए सिक्योरिटी बैंक को आप देंगे। मान लीजिए क्या हो गया कि आप डिफ़ॉल्ट करके आप लोन नहीं चुका पाए, तो आपने जो हाइपोथिकेशन दिया था, जो वेयर हाउस रिसीट दी थी कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो आपका मान लीजिए राइस है, राइस का स्टॉक है, आपने वेयर हाउस में उसको स्टोर कराया था, आप लोन नहीं चुका पाओगे तो ये राइस पूरा का पूरा बैंक अपने फेवर में ले लेगा। उसके पास इतनी पावर है क्योंकि आपने उसका हाइपोथिकेशन करा रखा है। चलिए, इसके बाद एक और पॉइंट है कि जो आपके FPOs हैं, उनको आप जो लोन दे रहे हैं अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी, इतनी लिमिट है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ पर बोरोवर, ये इसकी लिमिट है, इतने तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया जाएगा। एंसिलरी एक्टिविटीज़ लोन अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये जो है ये एप्लीकेबल नहीं है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसके अलावा 50 करोड़ टू स्टार्टअप वो जो नोटिफाइड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें नोटिफाइड है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो स्टार्टअप में काउंट होंगी। तो इसमें अगर आप लोन दे रहे हैं अप टू 50 करोड़, ये काउंट हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में, लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग कितने तक दिया जाएगा, कितने तक के लोन प्राइवेट सेक्टर में काउंट होंगे फॉर द फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग? तो वहाँ पे राइट आंसर होगा 100 करोड़ पर बोरोवर यूनिट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के केस के लिए अलग क्राइटेरिया है, लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिनके पास कोई लैंड का क्राइटेरिया नहीं है, लैंड होल्डिंग नहीं है, उनको ये लोन दिया जा सकता है। लोन अप टू 5 करोड़ FPO जो हमने पहले बात कर ली है। इसके अलावा जो बैंक है वो क्रेडिट दे सकता है NBFCs को ऑन लैंडिंग के थ्रू, जिसको टर्म लैंडिंग भी कहा जाता है, और इसकी लिमिट है 10 लाख पर बोरोवर के हिसाब से। ये हो गया स्मॉल फार्मर्स की। अब आते हैं MSME के केस में। MSME यानी कि आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बात करी जाए इसका कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे। माइक्रो एंटरप्राइज में आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर विल बी लेस देन 5 करोड़, या बोल लें अप टू 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज के केस में इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक रहेगा।
मीडियम में अगर 50 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 250 करोड़ तक, तो ये आएगा मीडियम एंटरप्राइज में। तो एमएसएमई में आपका जो फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन है ये आएगा। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रेड्स के थ्रू हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू, तो ये भी एलिजिबल होगा प्रायोरिटी सेक्टर में। KVICs यानी कि आपका खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, आर्टिसंस है, काश्तकार है जो काम कर रहे हैं, वीवर है जो बुनाई सिलाई इसका काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ एमएसएमई के अंदर आएंगी। एमएसएमई के अंदर अदर फाइनेंस है, जो मैंने बात करी थी, स्टार्टअप भी हो सकता है कोई, तो उसकी लिमिट है 50 करोड़, लाइक जो हमने पहले बात करी थी एग्रीकल्चर के केस में। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसर, इनको भी दिया जा सकता है, जैसे आर्टिसन है, विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबको भी लोन दिया जाएगा एमएसएमई वाले सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा क्रेडिट अगेंस्ट, इसके अलावा जो क्रेडिट हैं, जनरल क्रेडिट कार्ड्स हैं, आर्टिसन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड एंड वीवर्स कार्ड, तो ये सारे भी एमएसएमई के अंदर आएंगे, एमएसएमई के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर वाला है। एक और बात है यहाँ पे, जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना वालों को, तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले केस में एलिजिबल होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। मैंने एक स्लाइड बना रखी है जिसमें ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक ही स्लाइड में सारी की सारे इंक्लूड है। वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, वो स्लाइड में बिल्कुल डिस्कस करूँगा। एजुकेशन के लिए इंडिविजुअल अगर कोई है तो उसको अप टू 20 लाख तक जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में एलिजिबल होगा। हाउसिंग के केस में लोन अप टू 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड 25 लाख इन अदर सेंटर्स, ये हो गया हाउसिंग का। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप स्कूल बनाने जा रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या सैनिटेशन फैसिलिटी, तो अप टू 5 करोड़ पर बोरोवर, ये होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर केस में। एंड अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं तो उसमें 10 करोड़ पर बोरोवर यहाँ पे लिमिट हो जाएगी प्रायोरिटी सेक्टर में। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर आप मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर, विंड मिल, माइक्रो हाइडल, ये सब बनाने जा रहे हैं, तो इन सब में 30 करोड़ तक की लिमिट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। और इसके अलावा मान लीजिए आप स्ट्रीट लाइट सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कुछ अगर सेक्टर्स हैं तो इसमें इंडिविजुअल को 30 लाख की जो लिमिट है इतने तक प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। अब अदर फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लाइक माइक्रो फाइनेंस जो एसएचजी मेंबर्स को दिया जाता है। मान लीजिए कोई ग्रुप मेंबर है, वो कुछ एक्टिविटी करती हैं लाइक सिलाई बुनाई या एग्री एलाइड एक्टिविटी, तो उनको जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है वो भी इसमें काउंट होगा। लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड बाय बैंक टू एसएचजी फॉर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। एग्रीकल्चर और एमएसएमई के अलावा जो उनकी पर्सनल नीड्स हैं, लाइक उनकी कंस्ट्रक्शन है, घर का कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन है, तो मेंबर्स को जो ऑन लैंडिंग करी जाती है तो उसमें लिमिट दे दी गई है 2 लाख तक। और जो डिस्ट्रेस पर्सनस है अदर देन जो फार्मर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जो किसान जो ऋण लेते हैं, उनको छोड़ के जो बाकी डिस्ट्रेस पर्सन है उनको 1 लाख पर बोरोवर इतने तक लोन दिया जाएगा। ये देखिए, ये आ गई स्लाइड। इस स्लाइड में आपका सब कुछ इंक्लूड है जितना भी हमने डिस्कस किया अभी तक। क्रॉप लोन फार्मर्स को जो दिया जाएगा इसकी लिमिट है 2 करोड़। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन्स तो आपका जो हो गया शॉर्ट टर्म लोन हो गया, क्योंकि जो आपकी खेती होती है 6 महीने में तैयार होती है। हाफ ईयरली मान सकते हैं कि आपको हाफ ईयरली बाद या बोल रहे हैं 1 ईयरली या हाफ ईयरली इसको पे करना होता है, तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इसकी लिमिट है 2 करोड़। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आपका है 2 करोड़। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए है 2 करोड़। तो ये तीनों तो सेम है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो FPOs हैं, FPOs में 5 करोड़ लिमिट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ है। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आपका 100 करोड़, ठीक है। और जो मैंने बात करी थी हाइपोथिकेशन वाली, इन केस ऑफ वेयर हाउस रिसीट, उसमें 75 लिमिट है, 75 लाख लिमिट है फॉर ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या फिर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, जो प्रोवाइड करे जाते हैं सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में। अगर मान लीजिए कोई अननोटिफाइड जो वेयर हाउस होते हैं उनसे कोई रिसीट मिली है तो उसके अगेंस्ट 50 लाख तक लोन मिलेगा। एंड लोन टू SHGs एंड JLG फॉर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी बात करी थी, तो उनको 2 लाख तक उनको पर्सनल नीड के लिए लोन मिल सकता है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। इसके अलावा डिस्ट्रेस पर्सन को जो लोन लिए जाते हैं वो है 1 लाख तक लिमिट इसकी। तो दोस्तों ये है स्लाइड, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आने वाला है, इसको पूरा रट लीजिए और मैं श्योर हूँ कि इस बार एक नए क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ उससे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।